हेलो बच्चों। अभी तक जो चैप्टर 8 हम लोगों ने शुरू किया उसमें हम लोगों ने दो पार्ट देखे हैं कोशिका के। द फर्स्ट वन इज कोशिका भित्ति और सेकंड हमने जो देखा है वो है हमारी कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम कोशिका जो है चैप्टर 8 हमारा उसके अंदर शुरू करने वाले हैं वो है कोशिकांग, यानी वो संरचना। देखो क्या होता है, ये कोशिका हो गई। इस तरीके से कोशिका झिल्ली मान सकते हैं। यहाँ द्रव्य होता है, द्रव्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग कोशिकांग ले रहे हैं। तो ये जो कोशिकांग होते हैं अलग अलग, उसमें कोशिकांग को हमने दो कैटेगरी में हम मेनली तीन कैटेगरी में पढ़ते हैं। पहली कैटेगरी होती है ऐसे कोशिकांग जिनमें बाह्य झिल्ली अनुपस्थित होती है, दूसरी होती है जिसमें एकल झिल्ली होती है और तीसरे होते हैं जिसमें दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है। होने का मतलब ऐसे अंग जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और कोशिका के जो काम होते हैं उनको होने में मदद करते हैं वो कोशिकांग होते हैं ना। कोशिका कांग अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, कोशिका के अंग। ठीक है, तो कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। अब इसके अंदर जो कोशिकांग है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहली अगर हम मानते हैं तो झिल्ली रहित, ठीक है। सेकंड जो हम मानते हैं वो एकल झिल्ली, एकल झिल्ली युक्त, और तीसरा होता है दोहरी झिल्ली युक्त। ठीक है, कोशिकांग तो तीन कैटेगरी के कोशिकांग होते हैं, तो इनको वन बाय वन में हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने जो लिया है वो है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। मतलब ऐसे कोशिकांग, जैसे ये कोशिकांग है तो इसमें झिल्ली कितनी पाई जाएगी, दो, एक बाह्य और एक आंतरिक। तो ऐसे कोशिकांग को हम ले रहे हैं जो कि कोशिका में दो होते हैं, एक तो होता है लवक और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बाद में देखेंगे, पहले हम किसको देखेंगे, लवक को। तो लवक की खोज व नामकरण जो है वो हेकल के द्वारा दिया गया था सबसे पहले इन 1865 के अंदर। ठीक है, खोज और नामकरण इनके द्वारा किया गया। ठीक, अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो लक्षण पढ़े हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के, वो क्या लक्षण पढ़े हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ना तो सुविकसित केंद्रक होता है और ना झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। तो यहाँ तो ये कोशिकांग कैसे है, जिनमें दोहरी झिल्ली है। हम अब बात कर रहे हैं कि झिल्ली युक्त कोशिकांग ही नहीं होते, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग की। तो क्या होंगे क्या कोशिकांग वहां पर, ये वाला जो लवक है वो होगा, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। फिर उसके बाद है यूकैरियोटिक कोशिका में जो है उपस्थित होते हैं जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इनमें पाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर आता है आकार। आकार कैसा होता है, ये जो लवक होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार और चपटे होते हैं। जैसे मैंने ये बनाया ना, इसे चपटे से और ऐसे गोलाकार होते हैं, इनकी संरचना गोलेकार और चपटी होती है। अब लवकों के प्रकार देखो, तीन प्रकार होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। हम लवकों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तीन। कौन कौन सी, द फर्स्ट वन इज अवर्णी लवक, दूसरा है वर्णी लवक और तीसरा है हरित लवक। ठीक है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो देखो सबसे पहले अवर्णी लवक, यानी ऐसी गोलाकार चपटी संरचना होगी लेकिन इनके अंदर कोई भी कलर नहीं पाया जाएगा, कलरलेस होते हैं। आ रही बात समझ में। अब इनको जो नामकरण है वो सबसे पहले शिम्पर के द्वारा किया गया। ये नीट में आने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि खोज और नामकरण हेकल के द्वारा की गई लवकों की। लवक कितनी कैटेगरी के होते हैं, अवर्णी लवक की खोज जो है वो शिम्पर के द्वारा की गई। अब इनके प्रकार कुछ पढ़ेंगे हम लोग, मंड, तेलत, एल्यूरोप्लास्ट और एटियोप्लास्ट। मंड जो है लवक ऐसी गोलाकार संरचना होती है छोटी छोटी कोशिका द्रव्य में जिनमें मंड या स्टार्च संचित रहता है। फिर तेलत के अंदर क्या रहेगा, वसा संचित रहेगा। एल्यूरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन रहेगा। तो इस तरीके से इनके अलग अलग काम होते हैं लेकिन ये कलरलेस होते हैं, इनके अंदर कोई भी कलर नहीं होता, कलरफुल वर्णक नहीं होता। फिर आता है वर्णी लवक, वर्ण मतलब होता है रंग। तो ऐसे लवक जिनमें क्या पाया जाता है, रंग पाया जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। कैरोटीन आपको पता है गाजर में पाया जाता है, इसीलिए क्या होती है गाजर, पिंक रेडिश कलर की होती है ना।
ज़ैंथोफिल होता है, पीला जो पीला रंग होता है उसकी वजह से होता है। तो ये अभी हम लोग इसको डीपली आगे देखेंगे। फिर आता है हरित लवक। हरित लवक जो है क्लोरोप्लास्ट हमारा, जिसके अंदर वर्णक पाया जाता है, पर्ण हरित या क्लोरोफिल। हरे रंग का जो क्लोरोफिल होता है ना, पर्ण हरित जिसको हम बोलते हैं, वो पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों वगैरह का रंग क्या होता है, हरा होता है। और इसी की उपस्थिति की वजह से, यानी ऐसे मान सकते हैं कि ये हरित लवक है। हरित लवक में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी की वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है, क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। और ये सूर्य की रोशनी को अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से हम क्या बना पाते, जो पौधे होते हैं वो भोजन बना पाते हैं, और हम पौधों से भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। और हरित लवक की खोज भी सिम्पर के द्वारा की गई, नामकरण जो किया गया सिम्पर के द्वारा किया गया 1885 के अंदर। बात समझ में आ रही। अब हम इन लवकों के प्रकार में अवर्णी लवक को और वर्णी लवक को देखते हैं, और फिर हम देखेंगे किसको, हरित लवक को, कि कैसे इसकी संरचना होती है और क्या इनके कार्य होते हैं। तो देखो अभी हम लोग देखते हैं कि जो लवक के प्रकार है वो तीन है। कौन कौन से बेटा, दो सामने लिखे हुए हैं, अवर्णी लवक और दूसरा है वर्णी लवक, और तीसरा है हरित लवक, जिसको हम देखेंगे। हरित लवक की संरचना आपको थोड़ा डीपली पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले आता है अवर्णी लवक, यानी ऐसी गोलाकार गोलाकार हो सकती है यूं, ठीक है, या फिर छड़ाकार संरचना, लेकिन इनमें कोई भी कलरफुल वर्णक नहीं होता। वर्णक वो मतलब पदार्थ है, या वो ऐसा कंटेंट है जो कि अलग अलग रंग क्या करता है, प्रदान करता है। तो इनमें वो वर्णक होते ही नहीं है, ठीक है। ये अवर्णी लवक है, वर्णहीन लवक है, ठीक है, या अवर्णी लवक है। अ मतलब अनुपस्थित, वर्ण यानी वर्णक, यानी ऐसी चीजें जो कलर प्रदान करती है वो इनमें नहीं होता। मतलब ये कैसे होंगे, रंगहीन होंगे। कैसे होंगे, रंग हीन, कलरलेस हो गए, ठीक है। आकार गोलाकार और छड़ाकार। छड़ पता होती है आपको, लोहे का जो सरिया होता है कैसा होता है, गोल गोल गोल, ठीक है, तो मोती जैसा। फिर इसके प्रकार जो है वो होते हैं, चार प्रकार दिए गए। मंड लवक, ये गोलाकार होगी लेकिन इनमें किसका स्टोरेज, जैसे ये गोलाकार है लेकिन इनके अंदर संग्रहित क्या रहेगा, स्टार्च। दूसरा तेलद, तेलद जो होते हैं किसका करेंगे, वसा या तेल का संग्रहण करेंगे। एल्यूरोप्लास्ट किसका संचय करेंगे, संचय का मतलब स्टोर करना, किसका करेंगे, प्रोटीन को संग्रहित करके रखेंगे। फिर है एटियोप्लास्ट। एटियोप्लास्ट जो है अस्थायी वर्णक कहलाते हैं। होता क्या है, किसी एक प्लांट को हम क्या करते हैं, काफी लंबे समय के लिए अंधेरे में छोड़ते हैं। कहाँ रखते हैं, अंधेरे में। तो अंधेरे में जब रखा जाता है उसको, पादप को, तो क्या होता है, उसके अंदर क्या बनते हैं बेटा, अस्थायी तौर पर ये अवर्णी लवक बन जाते हैं, जिन्हें एटियोप्लास्ट कहते हैं। और इन गोलाकार संरचनाओं में उस समय के लिए, जब तक वो अंधेरे में है, तब तक वसा का क्या किया जाएगा, संग्रहण किया जाएगा। उसी प्लांट को जिसमें ये एटियोप्लास्ट बन गए, उसी को उठाकर वापस आप प्रकाश में रख दो, ये एटियोप्लास्ट जो वर्णक है वो अपने आप वापस खत्म हो जाएंगे। तो एक अंधेरे में बन रहे हैं और प्रकाश में क्या कर रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में नष्ट हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे कि ये अस्थायी लवक होते हैं। और ये किस, जब अंधेरे में बनते हैं तो वसा का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। समझ आ गया। फिर आता है वर्णी लवक, मतलब इनमें जो कलर प्रदान करने वाला जो वर्णक होता है वो उपस्थित होगा, कलरफुल जो पिगमेंट होता है वो उपस्थित होता है। और कौन कौन से वर्णक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, तो सबसे पहले है, एग्जाम्पल दे रखिए, केरोटीन वर्णक। आ रही बात समझ में, मतलब ये अगर वर्णी लवक है तो इसके अंदर क्या उपस्थित होगा, ये केरोटीन वर्णक उपस्थित होगा। अगर ये उपस्थित है कैरोटीन, है ना, वर्णी लवक के अंदर, तो उस जो भी चीज के अंदर ये वर्णक उपस्थित है उसका रंग कैसा हो जाएगा, नारंगी या लाल हो जाएगा। जैसे गाजर होती है ना, गाजर होता है, नाम होता है इसका कैरट, कैरट है ना, कैरट यानी गाजर, तो उसी से नाम पड़ा है कैरोटीन, ठीक है। तो कैरोटीन जो होती है, गाजर कैसे कलर की होती है, पिंक या रेडिश कलर की होती है ना, तो वो उसके अंदर ये कौन से वर्णक उपस्थित है, वर्णी लवक उपस्थित है। उस वर्णी लवक में क्या उपस्थित है, कैरोटीन वर्णक, इसकी वजह से गाजर का रंग कैसा है, पिंकिश कलर है, पिंकिश रेड कलर है। फिर आता है जेंथोफिल, पीले रंग का वर्णक होता है, ठीक है। तो ये वर्णी लवक ज्यादातर, इनकी जो संख्या ज्यादा होती है वो कहाँ पाई जाती है, पुष्प में। आप कलरफुल पुष्प देखते हो, पीले रंग का देखते हो, लाल रंग का देखते हो, तो पुष्प का जो दल पार्ट होता है, जो पंखुड़ियां होती कलरफुल, उसको क्या कहते हैं, दल। तो दल में पाया जाता है। इसके अलावा आप जो फ्रूट्स खाते हो, है ना,
फ्रूट्स के अलग अलग फल भित्ति होती है, जैसे आम होता है पीले रंग का होता है ना, ऑरेंज होता है। तो ये जो अलग अलग कलर होते हैं वो किसकी उपस्थिति के आधार पर होते हैं, वर्णी लवक की उपस्थिति के आधार पर। इन वर्णी लवक के अंदर क्या पाए जाते हैं, रंगीन वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक क्या है यहाँ पर, केरोटीन वर्णक, जेंटोफिल वर्णक, ठीक है, इस तरीके के वर्णक पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति की वजह से जो है जो अलग अलग पदार्थ के भाग है वो हमको कलरफुल दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। समझ आ गया। उसके बाद मेन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आपका हरित लवक। हरित लवक की से संबंधित जो है वो क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि हरित लवक की जो संरचना होती है उसका नामांकित चित्र बनाते हुए इसका वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर हरित लवक के काम क्या होते हैं ये पूछ लिया जाता है। तो हरित लवक को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि चित्र सहित इसका वर्णन व कार्य पूछे जाते हैं। आपके सामने जो दिया गया है वो लवक का तीसरा प्रकार है जो कि कहलाता है हरित लवक। इसे हम किस नाम से और जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट नाम से अलग जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। शिम्पर के द्वारा इसको 1885 के अंदर नामकरण किया गया। नीति में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि किसने इसका नाम दिया। फिर है इसमें एक वर्णक पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। वर्णक पता है ये कलर देने वाला कंटेंट है, कलर देने वाला रसायन है, ठीक है। तो ये जो है वो पर्ण हरित पाया जाता है या फिर इसे क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसका रंग कैसा होगा, हरा होगा, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है ये पर्ण हरित है। ये कैसे रंग का है, कैसे रंग का है, हरा वर्णक कह रहे हैं तो हरे रंग का है, सीधी सी बात है। अब ये आप जो सामने देख रहे हो ये हमारे एक क्लोरोफिल की नहीं है, ध्यान रखना किसकी है, क्लोरोप्लास्ट या हम बोले हरित लवक की संरचना है, ठीक है। इसके अंदर पाया जाएगा ये क्लोरोफिल। अभी देखते हैं हम कहाँ पाया जाता है। तो आकृति इसकी प्याले के समान होती है। फिर इसकी संख्या जो होती है यानी मान सकते हो कि एक कोशिका के अंदर ये कितने पाए जाते हैं, 20 से 40 पाए जाते हैं। एक कोशिका में कितनी संख्या होती है, पादप कोशिका में, ध्यान रखना जंतुओं में ये नहीं होता है, ये सिर्फ किसमें पाएगा, पादप में, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल सिर्फ पादपों में पाया जाता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ किसमें होगा, पादपों में होगा, जंतुओं में पादप में होगा, जंतु में नहीं होगा। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद है अमाप जो होता है इसका, ये इसकी जो लंबाई हम लेते हैं, मतलब इस तरीके से लंबाई को अगर हम देखते हैं तो 5 to 10 मिली माइक्रोन होती है और चौड़ाई हम देखते हैं तो 2 से 4 मिली माइक्रोन होती है। अब दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में जब हम पढ़ रहे हैं तो झिल्लियां कितनी पाई जाएगी, 2। ये हो गई बाह्य झिल्ली जो बाहर की तरफ आप देख रहे हो, और ये हो गई इसकी आंतरिक झिल्ली जो अंदर की ओर है। अगर बाह्य झिल्ली की मोटाई की बात करें तो 25 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है और आंतरिक झिल्ली भी 25 से 70 एंगस्ट्रॉम की इसकी जो मोटाई होती है वो झिल्ली की, ठीक है। अब बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में गेप होता है, इस गेप को हम क्या कहते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्थल कहा जाता है। क्या बोलते हैं गेप को, पेरीप्लास्टिडियल स्थल। बाहर झिल्ली और मतलब ये दोनों झिल्लियां तो इनके बीच में इस तरह से गेप है, इस गेप को क्या बोलेंगे हम, पेरीप्लास्टिडियल स्थल बोलेंगे। समझ आ गया। अब क्या होता है देखो, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पूरा मतलब अगर इसको अभी मत मानो, ये प्याले जैसी स्ट्रक्चर है ना, तो इस खाली जगह में तरल भरा रहता है जिसे हम स्ट्रोमा या पिट्ठिका के नाम से जानते हैं। समझ में आया। अब ये जो द्रव्य है जो इसके अंदर भरा रहता है झिल्ली के अंदर बीचों बीच पूरे में, वो किसका बना होता है, जल, प्रोटीन, 70s राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। मतलब इसका खुद के अंदर राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्लस इसका अपना डीएनए होता है। ये चीज ध्यान रखना कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग दो है हमारे पास, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में ही अपना डीएनए होता है। कोशिका का डीएनए, जो कोशिका होती है उसका डीएनए आपको उसके केंद्रक में मिलेगा, लेकिन ये तो कोशिकांग है जो कि कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित है। बात समझ में आ रही है। तो ये अगर ये कोशिका द्रव्य में पाया जा रहा है फिर भी इसका अपना क्या है, डीएनए, इसलिए ये अपने आप में विभेदित होकर अपना जो संख्या है वो बढ़ा लेता है रेप्लिकेशन के माध्यम से। रेप्लिकेशन हम पढ़ेंगे एक अलग चैप्टर में, लेकिन हाँ रेप्लिकेशन की क्रिया जो होती है उसके माध्यम से क्या करते हैं ये एक हरित लवक से दूसरा हरित लवक बन सकता है। तो ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि कौन से कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनका अपना डीएनए होता है।
तो दीज आर टू, है ना, सेल ऑर्गेनल्स विच हैव देयर ओन डीएनए, है ना, अपना खुद का उनके अंदर डीएनए होता है। तो पहला है हमारा हरित लवक और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आया? तो इसका अपना डीएनए इसके अंदर उपस्थित होता है। तो ये जो पट्टिका होती है उसमें जल, प्रोटीन, 78 राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। तो इस तरह से ये पट्टिका बन गई। समझ आ गया? अब उसके बाद देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक नाम आ रहा है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड क्या होता है? देखो, ये इसके आंतरिक जो झिल्ली होती है वो इस पट्टिका के अंदर ऐसे वलित होकर, ये इस तरीके से वलित होकर ये वलित होकर सिक्के जैसे स्ट्रक्चर बनाती है। मतलब इस तरीके से ये आंतरिक झिल्ली है ना, वो इस तरह से वलित होकर ये इस तरीके से गोल गोल सिक्के जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है ना। तो ये जो एक जो सिक्का है ना, ये एक सिक्का, इसको हम बोलेंगे थाइलेकोइड। क्या बोलेंगे? एक सिक्के को हम क्या किस नाम से जानेंगे? थाइलेकोइड नाम से जानेंगे। ठीक है। अब ऐसा एक नहीं, कई सारे होते हैं जो एक के ऊपर एक, यानी ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छह से सात, छठा, सातवां, इस तरीके से। तो ये कंबाइंडली जब सारे सिक्के इस तरह से जुड़ जाते हैं, यानी ये सारे थाइलेकोइड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 थाइलेकोइड है। ये 7 थाइलेकोइड कंबाइंडली क्या कहलाएंगे? ग्रेनम। सातों का एक बंच बन गया ऐसा, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेनम। तो ऐसे बहुत सारे हैं, देखो एक ग्रेनम हो गया, ये दूसरा ग्रेनम है, ये तीसरा ग्रेनम। तो इन तीनों को अगर साथ में हमको बोलना है, ठीक है, थाइलेकोइड सिंगल, ठीक है, सिक्के जैसे स्ट्रक्चर, जब बहुत सारे थाइलेकोइड जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? ग्रेनम। अब ऐसे बहुत से ग्रेनम देख रहे हो, एक ग्रेनम ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो इन सारों को, मतलब तीनों को अगर कंबाइंडली मुझे बोलना है तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे पहला ग्रेनम, दूसरा ग्रेनम, तीसरा, हम सीधा वर्ड यूज करेंगे ग्रेना। क्या वर्ड यूज करेंगे? ग्रेना। तो इस ग्रेनम का बहुवचन हो गया क्या? ग्रेना। सारों को साथ में हम बोलेंगे ग्रेना। समझ आ गया? फिर उसके बाद देखो, इन ग्रेना, ये जो पहला ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है और ये तीसरा ग्रेनम है, इसको जोड़ने वाली झिल्ली जैसी संरचना पाई जाती है। ये जुड़ रहे हैं ना इन झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर से, इन्हें हम बोलेंगे इंटरग्रेनम। इंटर मतलब बीच में, ग्रेनम यानी ग्रेनम के बीच में पाई जाने वाली संरचना, और इनको लैमिले नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर। बात समझ में आ गई होगी? अब देखो, इस थैलेकोइड की अगर मैं स्ट्रक्चर लूं तो ये इस तरह से होता है। अंदर इसकी क्या पाई जाती है? गुहा, और बाहर ऐसी झिल्ली पाई जाती है। ये थाइलेकोइड की संरचना। समझ आ रहा है? अब इसके अंदर एक ऐसी संरचना पाई जाती है अंदर वाली झिल्ली पर ऐसे गोलाकार, जिसे हम बोलते हैं क्वांटेसोम। क्या बोला जाता है? क्वांटासोम। ठीक है। अब इस क्वांटासोम के अंदर लगभग 200 से 30 जो है 230 वर्णक पाए जाते हैं। और कौन सा वर्णक पाया जाता है इसके अंदर? जैसे कि क्लोरोफिल। ठीक है। तो ये क्लोरोफिल जो होता है, यानी ये जो हम थाइलेकोइड देख रहे हैं, थाइलेकोइड के अंदर वाली झिल्ली पर जो संरचना उपस्थित होती है जिसे क्वांटासोम कहते हैं, इन क्वांटासोम का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? इन्हीं वर्णक से। तो ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, कैरोटीनिन भी होता है, वो सहायक वर्णक के रूप में होता है। तो ये क्लोरोफिल वर्णक जो है वो क्या करते हैं? प्रकाश को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और फिर जो है क्रिया होती है कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की। बात समझ में आ रही है? और जिससे पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से ये किसकी संरचना हो गई? हमारे हरित लवक की संरचना हो गई। अब हरित लवक के हम क्या देखेंगे? कार्यों को देखेंगे। देन हमारा जो लवक वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, हरित लवक के काम देखते हैं। पहला होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से क्या करना? पौधों के लिए भोजन तैयार करना, है ना। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दो होती है, एक तो प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण और दूसरा होता है अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और अप्रकाशीय, मतलब अनुपस्थित, यानी ऐसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कि क्या होती है? यानी भोजन निर्माण की क्रिया जो कि प्रकाश की क्या होती है? अनुपस्थिति में होती है ना। तो वो क्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, भोजन निर्माण की वह क्रिया जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है, वो हरित लवक के कौन से पार्ट में होती है? ग्रेनम। ग्रेनम मालूम है ना, ये जो सिक्के जैसी स्ट्रक्चर थी वो क्या कहला रही थी? ग्रेनम। तो ग्रेनम में होती है। और अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये जो तरल भरा रहता है ना, स्ट्रोमा कहते हैं जिसको, उसमें होती है। समझ में आ गया? और अवर्णीय लवक द्वारा खाद्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। अवर्णीय लवक हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट जो था
तेलद देखा था, तेलद में किसका संग्रहण रहता है, तेल का रहता है। फिर हम लोगों ने एरियोप्लास्ट एल्यूरोप्लास्ट देखा था, सॉरी। तो एल्यूरोप्लास्ट में किसका संग्रहण था, प्रोटीन का संग्रहण था, है ना। उसके बाद जो है तेलद में तेल का था, मंड जो है वो संग्रहित रहता है। तो ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने का काम करता है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम देखें तो जो पुष्प के पंखुड़ियों को, दल को आदि को रंग प्रदान करने का काम भी कौन करता है, जो लवक है वो करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हरित लवक का काम, ये तो हरित लवक का काम हो गया। ये अगर हम देखें तो किसका काम हो गया, लवक का, अवर्णीय लवक। तो आप इसको, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है ना हरित लवक का, तो ये बता देना, और ओनली लवक आए तो ये वाला, और जो रंग प्रदान करते हैं वर्णीय लवक, वो तीनों मिलाकर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो लवक वाला पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया को कंटिन्यू करेंगे।